हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब, जिसमें से मुख्यतः पढ़ेंगे देशांतर और अक्षांश रेखाओं को। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, ये हमारा ग्लोब हुआ, ये हमारा हुआ ग्लोब, ठीक। अब इसके मध्य में एक रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह रेखा हमारी पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जो भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इधर कहते हैं साउथ पोल। इसी प्रकार से इस तरफ वाले राइट वाले को ईस्ट पोल कहते हैं और इसको वेस्ट पोल कहते हैं। ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, ये चार दिशाएं हो गई। अब ये देखो, हमारी हुई विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके नीचे 23.5 डिग्री पर, इसके नीचे 23.5 डिग्री पर, 23 सही 1/2 डिग्री पर मकर रेखा है, को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ऊपर इसी के 23.5 डिग्री पर, 23 सही 1/2 पर, इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। फिर इसके ऊपर 66.5 डिग्री यानी 66 सही 1/2 डिग्री पर, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। और इसके नीचे 66 सही 1/2 डिग्री पर, इसे बोलते हैं हम अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। देखो, जान लेते हैं कि मकर रेखा क्या होती है और कर्क रेखा क्या होती है। पहले तो ये इक्वेटर हुआ, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, ठीक, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। फिर इसके ऊपर 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है और नीचे तरफ साउथ में क्या 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होती है। फिर ऊपर 66.5 डिग्री सेल्सियस पे अंटार्कटिक रेखा होती है और नीचे इसके 66.5 डिग्री सेल्सियस पे अंटार्कटिका होती है। ठीक, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पूरी रेखाएं होती हैं ये हमारी विषुवत रेखा हुई। इसके इस तरफ 180 रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से 180 रेखाएं, टोटल कितनी होती हैं? 90 रेखाएं। इस नीचे की तरफ होती हैं 90 रेखाएं, नीचे की तरफ 90 रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से ऐसे कर करके ऐसे 90 रेखाएं होती हैं टोटल। और इसी प्रकार से ऊपर की तरफ जो होती हैं वो भी हमारी रेखाएं 90 होती हैं। ऊपर 90 रेखाएं, नीचे 90 रेखाएं, तो टोटल कितनी? 90 प्लस 90, टोटल हो गई 180। 180। और हमारी जो ये विषुवत रेखा है इसे भी हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, इसे भी अक्षांश रेखा में काउंट कर लेते हैं। तो एक और ऐड कर देंगे तो हो जाएंगी 181। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 181। अगर 181 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम 180 भी कर सकते हैं, तब ये सही होगा। ठीक, अब देख लेते हैं इनसे होता क्या है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है। जो हमारी विषुवत रेखाएं होती है इनके बीच की दूरी होती है 111 km। सभी विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111। कहने का मतलब है कि इन दो के बीच की दूरी 111, फिर इन दो के बीच की दूरी 111। इस प्रकार सभी रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब इन रेखाओं का अध्ययन हम क्यों करते हैं ये जानते हैं। इन रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी के अंदर जो तापमान होता है, तापमान कह सकते हैं कि भौतिक संरचना, पृथ्वी की जो भौतिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे तापमान जो होता है पृथ्वी के अंदर कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं दाब ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो उनका अध्ययन करते हैं। इन रेखाओं से उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो ये विषुवत रेखा हुई, भूमध्य रेखा हुई, ठीक। अब देखो, जैसे हम तापमान का अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे हम इससे दूर जाते हैं, जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान जो होता है घटता है। जैसे देखो, हमारा भारत है यहाँ पर, हमारा भारत यहाँ पर है, ऐसे हमारा भारत हो गया।
तो हमारा भारत का ये हुआ साउथ पोल और ये हुआ नॉर्थ पोल। ठीक, तो क्या होता है, नीचे वाला भारत जो है बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ऊपर ठंड ज्यादा पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, चेन्नई हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, मुंबई हो गया यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसका मतलब कि यह जो है क्षेत्र हमारे विषुवत रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। और ये ऊपर वाला क्षेत्र विषुवत रेखा से दूर है, इसलिए यहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वैसे धीरे धीरे ठंडे प्रदेश मिलते हैं, और जब पास आते हैं विषुवत रेखा के तो बहुत ही ज्यादा गर्म मिलते हैं प्रदेश। इसी प्रकार नीचे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या यहाँ पर ठंड, जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी देश हैं वो ठंडे हैं, और यहाँ पर जो इसके पास में है विषुवत रेखा के वो क्या है, गर्म है, वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, देखो ईस्ट भी है, और ये इधर देखो क्या उत्तर है, और ये उत्तर है इस तरफ, और इस तरफ पूर्व। तो हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हमारा भारत कहाँ पर स्थित है मैप में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखो अब जान लेते हैं हम देशांतर रेखाओं को, अब जान लेते हैं देशांतर रेखाओं को। देखो देशांतर रेखाएं क्या होती है, यहाँ से नॉर्थ पोल से ईस्ट पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि देशांतर रेखाओं में सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो वो देखो कहाँ पर होती है, वो होती है विषुवत रेखा पर। वो होती है कितनी, विषुवत रेखा पर 111.5 km। कितनी होती है, 111.5 km। और एक ये क्वेश्चन बनता है कि विषुवत दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है, तो उनके ध्रुवों पर होती है। ये जो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है 0 km। यहाँ पर दूरी कितनी होती है, 0 km। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इस ओर भी 180 रेखाएं हैं। कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 180। इस प्रकार से 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ हैं, और 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ हैं। इस प्रकार से ग्लोब का निर्माण होता है, 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ और 180 देशांतर रेखाएं उस तरफ। तो देखो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी, 180 और फिर ये 180, इनको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 360। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है। ये जो हमारा है 0 डिग्री, ये क्या है हमारा 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं मानक समय रेखा, जिसे हम कहते हैं मानक समय रेखा। 0 डिग्री को मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखो हम इससे समय का निर्धारण करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं ये जानते हैं। ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री है, मानक समय रेखा कहते हैं। अब इससे 1 डिग्री बढ़ने पर, इससे 1 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट समय की वृद्धि होती है, और इधर पश्चिम की तरफ 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट की कमी होती है। तो देखो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, 82 1/2 डिग्री पर स्थित है। हमारे भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82 1/2 डिग्री। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 82 दूना 8 दूना 16, 165/2। अब 165/2 डिग्री, 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 2, 2 7 12, 3 और 2 1 2 3, 330। इसका मतलब हुआ 5 घंटे 30 मिनट। अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ मानक समय रेखा पर 3 बजा है, कितना बजा है, 3 बजा है, तो हमारे भारत में 3 5 8:30 होंगे। हमारे भारत में 5 3 8:30 होंगे। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार मान लो, यहाँ पर मान लो क्या है, यहाँ पर 20 डिग्री है, कितना है 20 डिग्री। अब इसमें से किसका हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 चौक 80, कह देंगे हम 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अब यहाँ पर 3 बजा है, तो हम यहाँ पर कितना बजेगा, 1 घंटा 20 मिनट कम कर देंगे, तो हो जाएगा 1:40 मिनट, 1:40 मिनट। इस प्रकार से हम समय का पता लगाते हैं।
आइए देखते हैं मानक तिथि रेखा क्या होती है। 180 डिग्री को हम मानक तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री को हम मानक तिथि रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानक तिथि रेखा, इससे हम तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं। हम पूर्व में जब बढ़ते हैं, पूर्व में बढ़ते हैं, जैसे पूर्व में मान लो कि यहाँ पर पूर्व में 14 तारीख है। कितनी तारीख है? 14 तारीख है आज। तो इस तरफ पश्चिम में 13 तारीख होगी, पश्चिम में 13 तारीख होगी, ठीक। और अगर पूर्व में मान लो 20 तारीख है, कितनी तारीख है? 20 तारीख है, तो इस तरफ 19 तारीख होगी। समझ रहे हो? इस तरफ अगर एक ज्यादा होती है, इस प्रकार से एक कम होती है। यहाँ पर 14 होगी तो यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर 20 होगी तो पूर्व में 20 होगी तो पश्चिम में 19 तारीख होगी। इस प्रकार से हम डेट का भी निर्धारण कर लेते हैं।